अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। हर गुजरता लम्हा पाक भारत बॉर्डर्स पर कशीदगी को हवा दे रहा है और हर आने वाला लम्हा अपने साथ ये सवाल लेकर आ रहा है कि क्या हम किसी फौजी झड़प या लड़ाई के करीब होते जा रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारत की जानिब से अस्करी जारहियत या कार्रवाई के खदशे के इजहार को अब 20 से जायद घंटे गुजरने को हैं और इन 20 घंटों में LOC पर तनाव बढ़ता दिखाई दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की, जिसकी पाक फ़ज़ाइया ने फौरी तौर पर निशानदेही कर ली और फौरी कार्रवाई के नतीजे में भारतीय तैयारे वापस चले गए। इसके साथ साथ भारतीय फ़ौज की जानिब से LOC पर सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी किए जाने की भी इतलात सामने आ रही हैं, जिनके मुताबिक यानी और मंडल सेक्टर्स में भारतीय फ़ौज की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसका पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाब भी दिया गया है। कशीदगी के माहौल में आज पाक फ़ौज तर्जुमान की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने किसी मुमकिन भारतीय इकदाम की जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम तर इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं और पाक फ़ौज हर महाज पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान साहब ने के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का कहना ये था कि हम बार बार ये वाजे कर रहे हैं कि हमें ना आजमाना और अगर भारत किसी कार्रवाई का रास्ता अपनाना चाहता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है। ये सारा मामला अब किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के पास ऑप्शन हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के इलाके में उनके राफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि LOC के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को इंगेज करने की कोशिश की, मतलब एक बड़ी ही फायरिंग का तबादला हुआ। तो ये चीज़ क्या एक आम वॉर टैक्टिक है, रूटीन में इस किस्म का मामला हम देखते हैं, या ये एक सरप्राइज़ था और ये रूटीन का मामला नहीं है? जी बिल्कुल सही है। ये आम तौर पे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को इस वक्त गर्म किया है और वो शुरू हुए हैं रिकॉनेसेंस और उसके बाद सर्वेलेंस ड्रोन्स क्वाडकॉप्टर, उनके 2 क्वाडकॉप्टर वो मार गिराए गए हैं और वो ये इस वक्त उन्होंने जहाज़ जो अपने वहाँ फ्लाई किए हैं अपनी एयर स्पेस में, ये एक किस्म का उनका प्रोबिंग अटैक था। वो फ़ील कर रहे हैं आपकी जो रिस्पॉन्स और अलर्ट स्टेटस यानी और कि उसके ब्रिगेडियर बाद साहब, आर्टिलरी। उन्होंने पूरा एक पाथवे फॉलो किया है और एक तरह से ये वॉर टैक्टिक्स ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक किस्म का प्रोबिंग अटैक है। वो प्रोब करते हैं जहाँ उनको वही मिलती है या कोई ब्लैक स्पॉट मिलता है, दे एक्सप्लॉइट। और साथ-साथ जो उनका जो ग्राउंड फोर्सेज़ हैं, उसकी तरफ से जो स्मॉल आर्म्स फायर है, आर्टिलरी ड्यूएल है, वो भी शुरू हुआ है और पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्ड किया है रात को। जो वहाँ पे चक पुतरा पोस्ट है उनकी, उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया गया है। बड़ा बड़ा मौसर पाकिस्तानी जो आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स ने वो रिस्पॉन्स किया है। सो ये शो करता है कि चीज़ें काफ़ी इस वक्त कशीदा हैं, तनाव का माहौल है और इसमें हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है बिकॉज़ अगर वो किसी किस्म का एडवेंचर वो करेंगे तो पाकिस्तान को भी उनकी कमज़ोरियाँ मालूम है और लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हमारी कुछ पोस्ट्स वल्नरेबल हैं तो उनकी भी बहुत सी पोस्ट्स हैं जो वल्नरेबल हैं। तो हम क्विड प्रो को रिस्पॉन्स में उस तरफ जा सकते हैं, ये पहले से कॉन्टिंजेंसीज़ तय होती हैं ठीक है, तो और ब्रिगेडियर आई एम साहब, श्योर। जब हम ये बात करते हैं कि जी, वो प्रोवोकेटिव अटैक्स कर रहे हैं या वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं और हमें एक तरह से हम ये जानते हैं कि दे वांट टू अल्टीमेटली एंगेज अस और वो ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ एक झड़प में जाएं या वो इस चीज़ में एंटर कर जाएं हमारे साथ और हम उनको बेसिकली जवाबी कार्रवाई करके ये मौका दे दें कि बाकायदा तौर पे एक चीज़ का आगाज़ हो गया है, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि वो तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम अपनी नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी तब्दील करके एंगेजमेंट की तरफ चले जाएं। जी हाँ, वो तो देखिए आपको इस वक़्त प्रोवोक भी करेंगे, प्रोबिंग अटैक्स भी करेंगे, मगर देखना ये है कि क्या वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे ग्राउंड अटैक की सूरत में या एयर अटैक की सूरत में। अगर ऐसा वो करते हैं और हमने रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड ना किया, तो ये बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज़ होगी हमारी राय आमा के लिए भी और एक जो बुली होता है अगर आप उसको एनकरेज कर दें, तो वो फिर फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाता है। तो अगर वो उन्होंने तैयारों की मदद से अटैक किया, किसी भी किस्म का आर्टिलरी ड्यूएल किया या फिज़िकल अगर उन्होंने मैनूवर करके अटैक किया ग्राउंड पे कुछ पोस्ट लेने की कोशिश की,
तो बिल्कुल उसी किस्म का प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स जाएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि उनको मौसर जवाब मिल रहा है और मज़ीद एस्केलेशन जो है उससे वो बाज आ जाए। सही, तो और फिर अगर उसको वो हम क्या, उसको हम मिलिट्री टर्म्स में या वॉर टर्म्स में फुल ब्लोन अटैक समझेंगे या इसको भी हम पार्शियल अटैक कंसिडर करेंगे? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारा फिर थ्रेशोल्ड होगा क्या, कि उनका फुल ब्लोन अटैक होगा और फिर हम नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी से हटकर अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करेंगे, या उनका कोई पार्शियल अटैक भी हमें एक तरह से मनूवर कर सकता है कि हम उस चीज़ में एंटर कर जाएं और उनको जवाबी कार्रवाई करें? देखिए प्रोपोर्शनेट होगा, क्योंकि अगर वो हमारी 2 पोस्ट लेते हैं, हमें उनकी 2 पोस्ट लेंगे। अगर वो आर्टिलरी से कोई हमारी पोस्ट को तबाह करते हैं, हम आर्टिलरी से तबाह करेंगे। अगर वो जहाज़ लेके आते हैं, हमारे भी जहाज़ जाएँगे। सो वी विल कीप इट एट प्रोपोर्शनेट लेवल, क्योंकि ये एस्केलेटरी रंग जो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं, उनके लिए बहुत डेंजरस होती है और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर ये एस्केलेशन डोमिनेंस हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें मौसर जवाब देना होगा और उसके बाद अगर वो मज़ीद इसको एस्केलेट करेंगे, तो वो इट इज़ अप टू देम। मगर हमें ये जो जवाब देने की सलाहियत है वो बरकरार रखनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की वो मज़ीद एनकरेज हो के इंटरनेशनल बॉर्डर या बाकी जो वर्किंग बाउंड्री है उसकी तरफ वो इसका फैला ना दें, इस पूरा जो एस्केलेशन है। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हर जगह सेफ गार्ड्स मौजूद हैं पाकिस्तान के, इवन समुद्री हदूद में पाकिस्तान की बहरिया तैयार है। और अगर तो उनको कोई ऐसे अहदाफ नज़र आते हैं जो कन्वेंशनल वॉर की सूरत में वो हासिल कर सकते हैं, तो वो मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जो 2 न्यूक्लियर एडवर्सरीज़ हों आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में, तो उसमें न्यूक्लियर वॉरफेयर इज़ ऑल अबाउट डेटरेंस। ये न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग नहीं होती, बिकॉज़ वॉर फाइटिंग तो न्यूक्लियर एक कंप्लीट तबाही होती है। तो अगर वो कन्वेंशनल स्पेस जंग की ढूँढ रहे हैं भारत वाले, तो मेरा ख़्याल है ये बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक नाइवेट वाली बात है, क्योंकि हो ये रहा है कि वो अपने इस वक्त जो मीडिया है उसके अपने ही बयानिए की गिरफ्त में आ चुके हैं हम्म। और उसकी वजह से उनकी जो हुकूमत है वो भी सेम प्रेशर में है। चॉइसेस लेने से कासिर है। और हाँ। अगर वो गलती में से ऐसा कुछ काम करते हैं कि जिसमें एस्केलेशन की तरफ मामला जाते हैं, तो फिर एस्केलेशन की अपनी डायनामिक्स होती हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं। तो सही है। उसकी तरफ हमें देखना होगा कि हमें प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देकर उसको एस्केलेशन को बिल्कुल। लिमिट रखना होगा, मगर एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव द राइट मैसेज आल्सो कि अगर वो ना दें तो वो मज़ीद एम्बोल्डन होके और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमें वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्योंकि ये तो आज डीजी साहब ने भी बात की है ना कि अगर वो इस चीज़ को शुरू करते हैं तो फिर ये फैसला हमारा होगा कि हम इसको किस लेवल तक लेकर जाते हैं या कहाँ तक लेकर जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ ब्रिगेडियर साहब, वो ये है कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस क्या है, क्योंकि आपने भी डिटेरेंस की बात की और न्यूक्लियर नेशंस में ये सारा मामला इसी तरह चलता है कि फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस को हम क्या फेजेस में लॉन्च करते हैं या हम एट वंस ही उसको ऑपरेशनल कर देते हैं? किस तरह से ये काम करता है? देखिए फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस ये होता है कि आपको टैक्टिकल जो बैटलफील्ड होता है वो, उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है एंड ऑपरेशनल डेप्थ, उन सारे डिस्टेंसेस पे यू हैव टू कवर विद द हेल्प ऑफ योर मिसाइल्स। तो मिसाइल रेंज आपकी इन तीनों स्पेक्ट्रम्स को कवर करती है। और कन्वेंशनल स्पेस में भारत जो है, अगर वो कोशिश करता है कि हमारा कोई इलाका ले ले या हम पे ऐसा अनएक्सेप्टेबल लॉस बाय डिस्ट्रक्शन काज कर दे, तो वो हमारी अपनी कैलकुलेशन होती है जिसमें कुछ ऐसी रेड लाइंस होती हैं जो थ्रेशोल्ड का काम करती हैं, और वो भारत को भी हमें स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के ज़रिए वो कन्वे की होती हैं कि उससे आगे वो गए तो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस है वो इन्वोक हो जाएगा। और चूँकि हमने फुल स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आपके जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्स हैं, वो बैटलफील्ड का जो इलाका है यानी कि 60 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमने इसलिए इसको रखा है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इस नीयत से नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे पहले, इसी नीयत से कि इसको इट शुड एक्ट एज़ अ डेटरेंस ऑन एनिमी, कि हम स्ट्रैटेजिक डेप्थ तो दूर की बात है, हम टैक्टिकल बिल्कुल। डेप्थ में भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा कोई शहर है, मिसाल के तौर पे लाहौर चला जाए, तो हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे वो डेटरेंस इन्वोक हो सकता है और ये ठीक उनको है। बखूबी मालूम है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी अपनी वॉर असेसमेंट क्या कहती है? विल दिस बी अ रेप्लिका ऑफ 2019
कि जहाँ पर वो कोई एयर स्ट्राइक लॉन्च करना चाहेंगे या करेंगे, और नीचे साथ वो अपने हमारे बॉर्डर्स पर भी हमें इंगेज रखना चाहेंगे हल्की फुल्की मूवमेंट से, हल्की फुल्की इसी किस्म की फायरिंग से, या क्या होगा 2019 का आप वैसे इस दफ़ा रेप्लिका देख रहे हैं? देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं। वो रेप्लिका भी हो सकता है, कोई ड्रोन की सूरत में भी हो सकता है। ड्रोन वॉरफेयर भी काफ़ी इस वक्त तरक्की कर चुकी है। उनके पास आर्म्ड आरपीवीज हैं, ड्रोन्स एक तो हैं, हमने गिराया भी है कल। ऑटोनोमस। जी हाँ, वो तो छोटा सर्वेलेंस है, उससे बड़े ठीक है। होते हैं जो कि आर्म ड्रोन होते हैं, वो क्वाडकॉप्टर। ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। जी, क्वाडकॉप्टर तो छोटी चीज़ है ना, वो जी। सर्वेलेंस के लिए है, तो वो उससे बड़े उनके पास हैं, जो हो सकता है एयर अटैक्स हो सकते हैं। फिर वो कुछ किसी पोस्ट पे अटैक कर सकते हैं, पोस्ट पे फायर से वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और कोई छोटा हमारा ऐसा इलाका जहाँ हमारी सेंसिटिविटी है उसको टेरिटोरियली लेने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि एम्बैरेस करें हमें, और अपने जो लोग हैं उनकी थोड़ी जो सेंटिमेंट है उसको अपीज़ कर सकें। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि इसको ये लंबा प्रोसिक्यूट करेंगे, हम्म। तो हमारी इतनी कन्वेंशनल डेटरेंस कैपेबिलिटी है कि हम उसके फॉइल कर सकें डिज़ाइंस को। अब इंडियन एक शुरू से ये स्पेस ढूँढ रहे हैं, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, जिसका नाम उन्होंने प्रोएक्टिव ऑपरेशन रख दिया। हम्म। अब वो ये होता है कि शैलो टेरिटोरियल गेन्स करें, और उसके अंदर रहते-रहते वो पाकिस्तान को एम्बैरेस करें, और उसके बाद बार्गेनिंग टेबल पे कुछ वो बेनिफिट्स लें। मगर पाकिस्तान ने उसका तोड़ अपना न्यू वॉरफेयर फाइटिंग कॉन्सेप्ट, जिस पे वो फॉरवर्ड लीनिंग हमारा डिफेंस है, अर्ली एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व्स है, और यूज़ ऑफ आवर फ्री एयर और मिसाइल कंपोनेंट्स एंड लैंड कंपोनेंट्स, उन सब का वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है इन अ क्विक टाइम फ्रेम, सो एज टू रिस्ट्रिक्ट दैट स्पेस जो कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू देयर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस। तो ठीक है। उसके लिए तोड़ मौजूद है। तो सो इसमें इस वक्त उसका महल नहीं है कि हम उस उन बहुत ज़्यादा तफसीलात में चले जाएं, ठीक बट है। इसको जिस्ट मैंने बयान कर दी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए ब्रिगेडियर साहब के जो चीज़ इंडियन साइड पे इस मर्तबा डिफरेंट है वो है कि दे नाउ हैव फ्रेंच राफेल्स, और उनका जाहिर है किसी भी दो ममालिक का मुकाबला होता है तो टैंकों का टैंकों से होता होगा, आई एम श्योर गन्स का, वेपनरीज का एक दूसरे के साथ होता है। तो जब जहाज़ों की बात आती है तो हमारी साइड पे JF-17s हैं, क्या उनको फ्रेंच राफेल्स का एज है हमारे टेक्नोलॉजी पर? देखिए, इसमें जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आजकल की वॉरफेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विट होता है पूरा, और उसके बाद इट्स अ फंक्शन ऑफ BVR मिसाइल सिस्टम्स। तो रेस्ट एश्योर्ड कि वी हैव दोज सिस्टम्स। तो ये प्लेन टू प्लेन और प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म लड़ाई नहीं होगी। इसमें ये हाई परफॉर्मेंस उनके पास अगर कुछ एयरक्राफ्ट हैं, तो उतनी ही हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम उनको BVR रेंज में उसको टैकल कर सकें, और इसका तोड़ इन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारे पास F-16 है हमारे पास, और देयर आर सर्टेन मिसाइल सिस्टम्स जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो उनको आउट रेंज कर सकते हैं एयर में। तो दैट मच आई कैन टेल यू। तो वी डोंट हैव टू फियर मच, और अगर ऐसा कोई एडवेंचर वो करेंगे तो दे विल गेट अ ब्लडी नोज लाइक दे गॉट बालाकोट जी, एडवेंचर के बाद। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सवाल मैंने आपसे खालिसतन टेक्नोलॉजी का पूछा था, लेकिन यहाँ पर लोगों को हम ये भी आइडिया दे दें कि एक होती है टेक्नोलॉजी और एक होता है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला। किसके हाथ में वो टेक्नोलॉजी है, उसके जहन में स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, तो वो हमारे फोर्सेस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मौजूद थे जंजुआ साहब, और हमें उन्होंने बड़ी तफसील से हर किस्म की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इस जंग की, जो एक कैफियत इस वक्त बनी हुई है दोनों मुल्कों में, वो कहाँ तक जा सकती है, किस तरह से एक्सकेलेशन हो सकती है, इंडिया क्या प्लान कर सकता है और किस तरह से वो अटैक पाकिस्तान पर लॉन्च कर सकता है, और वो पाकिस्तान से रद्द अमल में रिस्पॉन्स किस किस्म का चाहता है, वो भी ब्रिगेडियर साहब ने हमारे सामने बड़ी तफसील से रखा। नाजरीन, मुझे जाना है एक वक्फे की तरफ। वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक तो जंग का ये एस्पेक्ट है कि भाई मिलिट्री टू मिलिट्री किस तरह से डील हो रही है, फिर है डिप्लोमेसी का, फिर है सियासत का, और एक है कि आम लोगों की ज़िंदगियां, मासूम बच्चों की ज़िंदगियां किस तरह से इस एक जंग के माहौल में, जो कि मोदी सरकार की जानिब से बनाया गया और बग़ैर पाकिस्तान के हवाले से एविडेंस होते हुए बनाया गया, उसमें मासूम बच्चे, मासूम ज़िंदगियां किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, बच्चे किस तरह से निशाने पर हैं, ये आपको बताएंगे। अब प्रोग्राम में जिक्र बढ़ती पाक भारत कशीदगी का निशाना बनने वाली उन पाकिस्तानी मासूम और कम उम्र ज़िंदगियों का कि जिन्हें वीज़ों की मनसूखी के बाद अपना इलाज भारत में तर्क करके वतन वापस आना पड़ा है।
गुज़िश्ता हफ्ते पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एकतरफा तौर पर पाकिस्तानियों को जारी किए गए वीज़े मनसूख करने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में इलाज की गर्ज से भारत जाने वाले पाकिस्तानी बच्चों को अपना इलाज अधूरा छोड़कर वतन वापस आना पड़ा। और इन्हीं बच्चों में कराची का 17 साल रिहायशी मोहम्मद अयान भी शामिल है। जबकि तकरीबन 3 बरस कबल एक वाक़े में कमर में गोली लगी थी अयान को, जिसके बायस अयान को माजूरी का सामना है और रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए उसको अपनी फैमिली के साथ भारत जाना पड़ा। मगर दोनों मुल्कों में बढ़ती कशीदगी के बायस वीज़े मनसूख होने की वजह से 28 अप्रैल को अयान अपना इलाज मुकम्मल करवाए बगैर ही अपने वालिद के साथ कराची वापस पहुंच चुका है, जबकि उसकी वालदा अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। अयान का भारत में इलाज अधूरा छोड़कर वापस आना कितना तकलीफ दे सा, अब फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है और किस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयान और उनके वालिद साहब मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, सबसे पहले इमरान ये कि अयान की जो तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप लोगों को भारत इलाज के लिए जाना पड़ा, वो एक्चुअली मर्ज़ कह लें या तकलीफ़ कह लें, या वो इशू है क्या अयान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में क्या इशू है? 2 साल पहले इनके एक हादसे की वजह से ये पैरालाइज हो गए थे। इनके जो हराम मगज़ है वो डैमेज हो चुका है। तो उस इलाज के लिए हम हिंदुस्तान गए थे। तो हिंदुस्तान हम गए थे, मैंने रिपोर्टें डॉक्टर से रब्ता किया वहाँ पहले, जाने से पहले। तो उन डॉक्टर को हमने रिपोर्टें भी दी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप मरीज़ को लेकर आएँ, फिर हम देखेंगे क्या कंडीशन है उसी हिसाब से। तो हम वहाँ हिंदुस्तान गए। मेरी जो मिसेस है वो इंडियन नेशनल, तो जो मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आप जो है इनको इंडिया लेके जाए। हम वहाँ गए, हमने सिलसिला करा, पासपोर्ट वगैरह बनवाया और वीज़ा लगवाया, हम इंडिया गए। इंडिया जाने के बाद वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया अपोलो हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर देख ही रहे थे, चेकअप कर ही रहे थे। बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ पे। दिखाने के बाद ये कौन से शहर में था इमरान साहब, कौन से शहर में था ये? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली ठीक है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पे आके हमने डॉक्टर को दिखाई रहे थे। तो हादसा हो गया कश्मीर में, अफसोसनाक। उसके बाद वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया, जितने पाकिस्तानी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, वरना उनके लिए कार्रवाई होगी। हम परेशान हो गए। हमने फौरन जो है ना, जहाँ आमद की जाती है वहाँ गए। वहाँ जाके बोला हमने कि भाई हमारी जो हमें कुछ टाइम दे दें, वक्त दे दें। मैं अपने बच्चे का इलाज के लिए आया था, तो कहना नहीं, आपको फौरी जाने की इजाज़त है, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आपको जाना है। हमारे साथ मसला ये बना कि मेरी जो वाइफ है वो इंडियन नेशनल है, वो कहना ये नहीं जा सकती क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तानी एम्बेसी गए तो वो भी बंद थी, वो भी उन्होंने सील कर दी। हम बहुत परेशान कि क्या करें, हम किस मुश्किल में आ गए। हम इलाज कराने गए थे, हम तो और इसमें मुश्किल में आ गए। तो अच्छा इमरान साहब, ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कि आपने जाहिर है अयान को पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी दिखाया होगा। यहाँ पर डॉक्टर्स ने आपको ये मशवरा दिया था कि ये इलाज भारत ही में हो सकता है, पाकिस्तान में ये इलाज नहीं हो सकता? नहीं, जो यहाँ पर हमने इलाज कराया था पाकिस्तान में, जो डॉक्टर से इलाज कराए थे वो लियाकत नेशनल में, उन्होंने बोला कि ये इलाज जो है बहुत महंगा है, जो पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर ममालिक में है। और ये इतना महंगा इलाज है कि इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आम आदमी, लेकिन बहुत महंगा ये इलाज है। मैं अपनी 7 पुश्ते भी लगा दूं मैं, तो जब भी मैं इलाज नहीं करा सकता अपने बच्चे का। तो डॉक्टर ने बहुत महंगा इलाज है, ये बाहर ममालिक में ही मुमकिन है। ठीक है। तो हम अच्छा इस आदमी में गए थे कि शायद भारत के अंदर ये इलाज ठीक है और हो जाए, और मेरे बच्चे का ये कुछ तखमीना बताया था भारत के जो डॉक्टर्स हैं, जब हादसा हो गया और हमें वहां से आना पड़ा। जी इमरान साहब, बेहतर इलाज जो है वो बाहर ममालिक में ही, हमें साफ डॉक्टर ने बोल दिया था। इमरान साहब, भी हम अपनी जैसे तैसे करके अपनी जमा पूंजी लगा के हिंदुस्तान गए कि मेरा बेटा कम खर्चे में, चलो ये ठीक होके आ जाएगा। जा तो व्हील चेयर पे रहे, मगर ये अपने पैरों पे चल के आया। ये खुशी खुशी हम गए थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारी तो ये बताइए कि हमें फैमिली। ठीक है, भारत में इस इलाज का तखमीना कितना बताया गया है आपको? कुछ एस्टिमेट दिया है कि इतने का इलाज हो जाएगा भारत में? वो कितना अमाउंट है? उन्होंने हमें बोला कि कम से कम जो है ये $40,000 $50,000 कम से कम जो है ये एक उसकी वो बता रहे थे कि वो होगी कोई। मगर ये कहना इतना महंगा है कि इसको हर कोई या आम आदमी अफोर्ड नहीं। इंडिया में कितने पैसे थे? इंडिया क्या पूछ रही हूँ मैं कि जब बाकी दुनिया में महंगे होंगे, जाहिर है इंडियन रूपी सस्ता है ना, डॉलर से सस्ता है, और उससे तो भारत में कितने का है? ये इलाज जो है नहीं है, इसलिए महंगा तरीन इलाज है ये, ऐसा उन्होंने हमें बोला।
और क्योंकि होना ना ये बाहर और वाले- होना ऑपरेशन था, अयान का ऑपरेशन होना था। नहीं, ये वो ऑपरेशन होता या वो क्या करते ये तो डॉक्टर ही बताते। अच्छा, इतना भी नहीं मौका ये मिला कि आपको वो बता ही सकते। डॉक्टर बताते कि ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन जाहिर सी बात है ऑपरेशन होके ही वो होगा, इसलिए कि इनका हराम मगज जो है वो डैमेज हो चुका था, तो ऑपरेशन ही होगा। ठीक है, तो फिर बेहतर जो है वो डॉक्टर आपने ही कितने बताएगा। दिन भारत में गुजारे? भारत में कितने दिन गुजारे इमरान साहब आपने? हमने तकरीबन 1 महीना गुजारा है वहाँ पे। अच्छा, और उस एक महीने में सिर्फ अयान के टेस्ट ही हुए हैं? उस एक महीने में जी, सिर्फ अयान के टेस्ट ही हुए हैं, या इलाज कुछ शुरू हुआ, कोई दवाइयाँ कुछ चीज़ शुरू हुई थी, या सिर्फ टेस्ट ही हो रहे थे? वहाँ पे छुट्टियां होती हैं। रमजान में हम पहुंचे वहाँ, ईद की छुट्टियां और भी त्योहारों की छुट्टियां होती हैं। फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जैसे वहाँ टाइम लगता है, और वो अस्पताल जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा आने में लगता है। और मैं बच्चा पैरालाइज है, बड़ी मुश्किल से तो उसको लेके गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ ले जाना आसान नहीं है। और ठीक है। पहली दफा अच्छा, हम अब वहाँ गए थे। अयान से हम जाहिर है अयान आपके साथ बैठा है, हम उसको देख रहे हैं, अल्लाह उसको सेहतयाबी दे और उसको जल्द शिफायाब करे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। ये बताइए कि अयान की मूवमेंट अभी बैठ सकता है, किसी सपोर्ट के थ्रू बैठ सकता है, चल सकता है, ये या अयान बिल्कुल ही नहीं चल सकता? ये अयान सिर्फ सपोर्ट पे बैठ सकते हैं। अगर इनको सपोर्ट से हटाएं तो ये गिर जाएंगे, इसलिए कि इनका निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज है, काम नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, चल नहीं सकते बेसिकली। पीछे इनके ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है इनके, जिसकी वजह से ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और मसला भी आपका है, और वो मसला ये भी है कि ठीक है, अयान के लिए तो हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपका ये मसला भी आसान करे, आपको कामयाब करे, अयान को भी एक लंबी सेहतियाब ज़िंदगी अता करे। लेकिन अब दूसरा मसला जो आपके साथ है, आपका केस इसलिए भी यूनिक है कि आपकी बेगम वहाँ की हैं और बेगम वहीं पर रह गई हैं और उनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो इस सारे मसले से पहले आपकी जो मिसेस थी वो पाकिस्तान आई हुई थी, यहीं पर होते थे आप लोग, इधर ही रहते थे कराची में? एक साथ ही होते थे इनका, हमने नेशनलिटी अप्लाई करी हुई है, वो हर 3 महीने का वीज़ा बढ़ता है। और वो वीज़ा बढ़ने के बाद जब हमें जाना होता है हिंदुस्तान, तो हम रवानगी लिखवाते हैं और चले जाते हैं। जब वहाँ से दिल्ली से दोबारा नया वीज़ा लेके फिर हम आते हैं। साथ जाते थे साथ आते, अब के ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें ही जुदा कर दिया। सरहदें तो तो होती इमरान होती थी, साहब, इंसान के लिए इमरान साहब, आपकी सारी ज़िंदगी जब से आपकी शादी हुई है इसी तरीके से गुजर रही है कि 3-3 महीने का वीज़ा एक्सटेंड करना और भारत जाना और वापस आना, और यही कहानी चलती रही है? जी, जी, 18 साल हो गए मेरी शादी को, इसी तरीके से ही होता था। और जो मेरा भाई है, उनकी भी जो है शादी वहीं हुई है, दोनों बहनें, दोनों भाई हैं। तो ये इसी सिलसिले से हम जाते थे, ऐसे ही जाते थे और ऐसे ही आते थे। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों मुल्कों का यही मामला होगा कि चाहे आप वहाँ पर जाकर रहने लग जाएं या वो यहाँ पर आकर रहने लग जाएं, 3-3 महीने के वीज़े और एक्सटेंशन और दारुल खिलाफों में जाकर वीज़े लेकर वापस आना, और यही सारी कहानी होगी एम्बेसी से। ठीक है। अच्छा, अयान से बात कर लें हम? जी, जी, अयान से बात कर लें। अयान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक वालेकुम है। सलाम। वालेकुम सलाम। अयान, बड़ी हिम्मत में लग रहे हो, हौसले में लग रहे हो, हिम्मत नहीं हारनी। हमें पता है आपने बड़ी लंबी एक जंग लड़ी है, 3 साल से आप अपना इलाज भी करा रहे हैं, तकलीफ भी होती है, लेकिन ये बताएं कि ओवरऑल आपकी तबीयत वैसे ठीक है? ये थोड़ी सी बेहतर है। बेहतर है। और परेशान तो नहीं होते हो? परेशान है अम्मी की वजह से, अम्मी वहाँ रुक गई हैं। अम्मी की वजह से परेशान है, लेकिन नहीं, वो मामला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा और जल्द हल हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, इससे निकल आएंगे। लेकिन अम्मी को ऐसे कुछ कहना चाहोगे, अगर अम्मी सोशल मीडिया पे हमारा ये प्रोग्राम देख लें? अम्मी को यही बोलूंगी कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें जल्द। बहुत याद आ रही है। हाँ, और किसी डॉक्टर को कुछ कहना चाहोगे जो आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, और हो सकता है आपकी मदद के लिए खुद ही आगे आ जाए? जाहिर है सबको तो नहीं पता ना कि अयान बीमार है, तो हम तो इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि पता चले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और हो सकता है पाकिस्तानी डॉक्टर ही सामने आ जाए कि भाई मैं ये इलाज कर सकता हूँ या बाहर कहीं से करवा सकता हूँ। कांटेक्ट कर सकते हैं, जी, दोबारा से कहिए। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप चाहोगे कि लोग कोई कांटेक्ट कर ले आपको डॉक्टर ना? यही कंसेंट पूछ रही हूँ बेसिकली, मैं आपसे कंसेंट पूछ रही हूँ कि मतलब कोई डॉक्टर कांटेक्ट कर ले, बुरा तो नहीं मनाओगे, अप्रिशिएट करोगे उसको? जी जी, अप्रिशिएट करेंगे, बुरा क्यों मारेंगे, वो तो हमारी भलाई के लिए आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और स्कूल कॉलेज वगैरह तालीम कर रहे हो
पढ़ रहे हो कुछ? नहीं, अभी रोकी हुई है, पुरानी तालीम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इमरान साहब कुछ कह रहे हैं आप? तो कुछ करें मेरे बच्चे के लिए, जो भी डॉक्टर जो मेरे बच्चे का इलाज कर सके कहीं भी, मैं उसके लिए दुआ बनूं कि वो मेरे बच्चे का इलाज कर सके, वो हमसे राब्ता करे, कांटेक्ट करे। और दोनों गवर्नमेंटों से मेरी अपील है कि आप आपस की लड़ाई में आम आदमी को, आम शहरी को नहीं पीसा जाए, उनको कम से कम परेशान ना करा जाए, और जो भी मसले ये हों इनको देखा जाए, और जो टेररिस्ट है चाहे पाकिस्तान में चाहे हिंदुस्तान में, उनके लिए सख्त कार्रवाई करें। अगर उन्होंने करे तो उन्हीं को देखें, आम पब्लिक को या आम लोगों को परेशान ना करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी यही मेरी अपील है कि हमसे कांटेक्ट करें और मेरे बच्चे के इलाज के लिए हमारी हेल्प करें, इसलिए कि मैं इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकता। मैं क्या, मेरी साथ पुश्ते नहीं करा सकती, ये महंगा तरीन इलाज है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत और शुक्रिया। मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी कंट्री में, तो वो हमसे राब्ता करे और मेरे बेटे का इलाज। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ थे, उनका साहिबजादा मान हमारे साथ थे। आपने देखा दोनों को, दोनों से बात की हमने, आपने सुना कि बहुत ही यूनिक केस है और इस किस्म के बेशुमार यूनिक केसेस हैं जो इन दोनों ममालिक में इसी तरह जो है वो तड़प रहे हैं और अपने मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तगोदौ कर रहे हैं। अच्छा भला ये भारत, इनका तो जाना भी आसान था, इनकी बेगम वहाँ से हैं, वो एक अलग कहानी है नाजरीन। वो इस पूरी स्टोरी का एक अलग एस्पेक्ट है कि जब इन दोनों ममालिक के दरमियान किसी की शादी होती है या कोई रिलेशनशिप्स हैं किसी के दूसरी साइड पर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या भारत में हो, तो वीज़े का प्रोसेस है। हर 3 महीने बाद इनको वहाँ जाना है, इनकी बेगम का वीज़ा रिन्यू होना है, फिर उन्होंने पाकिस्तान आना है, फिर हर 3 महीने बाद जाना है। सोचिए कि 18 साल ज़िंदगी के कोई ऐसे गुजारे कि 3 महीने जाना है, फिर वापस आना है, और हर वक्त वो दिन ही गिन रहे हैं, डेटें गिन रहे हैं कि भाई अब 18 दिन रह गए हैं वीज़ा एक्सपायर होने में, अब 19 दिन रह गए हैं। अंदाज़ा लगाएं कि हमने किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि हम गलत हैं या वो गलत हैं या वो गलत हैं, हम सही हैं। यहाँ पर मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ ऑलवेज ह्यूमैनिटी। हमेशा इंसान और इंसानी जान ज़िंदगी सफ़र करते हैं। और आखिर में जाते जाते वक्फे की तरफ मैं जाऊंगी नाजरीन, लेकिन एक अहम सवाल जो मैं उठा के जाना चाहती हूँ और इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, वो आप लोग सोचिए और अरबाब इख्तियार से, जो आपके हलके में MNA है, MPA है, हुकूमत का काम है, ये उनसे पूछें जब आपका नुमाइंदा कोई आपसे मिले, क्यों मोहम्मद अयान को पाकिस्तान से कहीं और जाना पड़ा इलाज के लिए? ये इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका? ये नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स काबिल नहीं है या पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है या अस्पताल नहीं है। इसकी वजह कुछ और है और मुताद्दिद वजूहात हैं। ऐसा क्यों हुआ ये आप सोचिए और अपने नुमाइंदों से जो हलकों में आते हैं उनसे पूछिए कि क्यों लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैनेडियन इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात सियासतदानों की। 6 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। एक तरह से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में बैठकर जब हम कैनेडियन इंतखाबात देख रहे हैं तो पाकिस्तानी निजात कैनेडियंस ने वहाँ पर धूम मचाई हुई है, जिनमें एक 39 साला इकरा खालिद साहिबा भी शामिल हैं, जो कि लिबरल पार्टी के टिकट पर मुसलसल चौथी बार कैनेडियन पार्लियामेंट की मेंबर मुंतखब हुई हैं और 2015 से मुसलसल इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाली इकरा खालिद ने 1998 में कनाडा में अपनी इमिग्रेशन करवाई और वो वहाँ कानून की डिग्री हासिल करने के बाद कनाडा की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ भी वाबस्ता रही हैं, जबकि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। इंतखाबात में अपनी कामयाबी के सफ़र पर बात करने के लिए हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं की नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी इकरा, बहुत एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तो बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि यूर अ 4th टाइमर, चौथी बार आप मुसलसल कैनेडियन पार्लियामेंट का हिस्सा मुंतखब हुई हैं। हाउ डज़ इट फील? मतलब वर यू एक्सपेक्टिंग इट रियली? आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप चौथी दफ़ा जीत जाएंगी? देखिए, हर एक इलेक्शन एक जॉब इंटरव्यू होती है। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, तो यू नो एवरी इलेक्शन हमारे कंस्टिट्यूएंट्स हमें बताते हैं कि वो हमें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड। बस अभी वापस काम पे जाना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो वर्किंग हार्ड। सबसे पहले तो ये बताइए इकरा कि इस दफ़ा कैंपेन करने में और पिछली दफ़ा की कैंपेन्स में आपका क्या डिफरेंस आपने महसूस किया कनाडा में इलेक्शंस के हवाले से, या जो ट्रंप टैरिफ इश्यूज़ थे, कनाडा का अमेरिका के साथ एक ख़ास तरह का एक रिलेशनशिप डेवलप कर गया जो कि किसी ने सोचा नहीं था, वो भी स्पेशली जब ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाल ली। तो ये सारे मामलात आपने किस तरह से हैंडल किए? देखिए, ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी इलेक्शन था। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, क्योंकि हमारी कैनेडियन वैल्यूज़, हमारी कैनेडियन सॉवरेंटी एंड ये टैरिफ्स
all under threat. And जैसे मैंने दरवाज़ों पे नॉक किया, लोगों से बातचीत की, this was the number one issue that everybody was facing, and उन्होंने इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को इलेक्ट किया, because he's the best person to deal with these challenging times. अच्छा, अब ये भी बताइए इकरा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या रोल होता है जब आप लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, और जाहिर है आप एक तरह से दो कम्युनिटीज़ को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर अपने कनेडियन फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों कम्युनिटीज़ कैसे आपको सपोर्ट करती हैं, क्या रोल होता है उनका इलेक्शंस में? Well, हमारे volunteers, donors, supporters, everybody, बहुत ज़्यादा mixed communities होती हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं लेकिन Canadians in general, and that's one thing I really appreciate हमारी community के बारे में. मेरे हल्के में कुछ 43 different languages यहाँ बोली जाती हैं, and उर्दू is one of them. Yes. ठीक है, और आप कौन सी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं? उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश? पंजाबी, इंग्लिश, अभी आजकल फ्रेंच भी सीख रही हूँ, je parle français un petit peu, but अच्छा, माशाल्लाह. अच्छा, अब ये बताइए इकरा कि आपने जो ज़ाहिर है लॉ की डिग्री है आपके पास और आप कानून की तालिब इल्म है, पढ़ती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, इस्लामोफोबिया वैसे तो दुनिया में हर तरह ही मतलब पाया जाता है, और कभी भी कोई भी शख्स जो है उसका दिमाग ज़रा टेढ़ा वेढ़ा हो सकता है, उसको इस्लामोफोबिक एक अटैक हो जाता है और फिर ही मतलब स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग सच हेटेड टुवर्ड्स स्पेशल सेगमेंट, एक तरह से पर्टिकुलर सेगमेंट के हवाले से. वहाँ पर आप किस तरह से डील करती हैं? कोई चैलेंज आपने फेस किया इस हवाले से? वाई डिड यू पर्टिकुलरली पिक दिस सब्जेक्ट कि मैं इसी के हवाले से ज़्यादा काम करूँगी लॉ में? वो हमारे कैनेडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने ये बहुत उन्होंने एडवोकेट किया था कि वी नीड टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इसलिए मैंने ये मोशन पेश किया था हमारी पार्लियामेंट में कि हमें इस्लामोफोबिया एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कॉम्बैट करना चाहिए. मोशन जब पास हुआ देन हमारी गवर्नमेंट ने उसी वक्त एक्शन लिया. $23 million टू कम्युनिटीज, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मसाजिद में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रांट्स एंड फंडिंग दी टू स्ट्रेंथन मसाजिद. यहाँ कनाडा में 6 लोग एक क्वेबेक की मस्जिद में उनका इंतकाल हुआ, and then 4 people in London, Ontario, उनका इंतकाल हुआ because of Islamophobia. ये एक बहुत अहम इशू है जो कि हम डील करना चाहते हैं इसको, and we will continue to work on it. बिल्कुल सही है. अच्छा, फर्दर आपने इस मर्तबा अपने टेन्योर के लिए क्या सोचा है कि इस फ्रंट पे अब फर्दर आप क्या लेजिस्लेशन पेश करने जाएंगी पार्लियामेंट में? क्योंकि आजकल के इश्यूज इकोनॉमी के रिलेटेड हैं, सिर्फ कनाडा में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रोल अदा करूँ कि कनाडा और पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इनकी ट्रेड रिलेशनशिप्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करूँ एंड टू बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स. हमारा कैनेडियन प्रोडक्ट जैसे कि दाल है, गंदम है, बीफ, लैम, ये पूरी दुनिया में हम बेचना चाहते हैं, कनोला एज वेल. सो आई एम होपिंग कि ये एक तो इशू मैं कॉम्बैट करूँ, और दूसरा जो है हमारे स्पेशली मुस्लिम ममालिक जो हैं उनसे अडॉप्शन वर्सेस गारंटी गार्डियनशिप. अच्छा, कि कनाडा में अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान, अलाउ नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान अडॉप्शन को रिकग्नाइज नहीं करते, वो गार्डियनशिप को रिकग्नाइज करते हैं, और हमारी इमिग्रेशन रूल्स only allow for adoption and not guardianship. So I'm hoping that this is one of those things कि अगर कोई Canadian for example किसी पाकिस्तानी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं that they're able to do so. अच्छा, माशाल्लाह, ये भी बड़ा ज़बरदस्त कॉज है एक, और बड़ा एक तरह से सिस्टम को और सारे उस प्रोसेस को फुल प्रूफ बना देता है. अच्छा, अब फाइनली ये बताइए कि एक मरतबा फिर आप लोगों की पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आने जा रही है, और लिबरल पार्टी का एक टेन्योर तो स्टार्ट बहुत ही एक तरह से बड़े जोशीले अंदाज में हुआ. जस्टिन ट्रूडो को लोगों ने बड़ा ही वेलकम किया, और उस वक्त उनकी जो मिशन स्टेटमेंट का पहला शायद जो पार्ट नज़र आए या सबसे साइलेंट फीचर नज़र आए वो ये लगता था कि भाई इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ हों, सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें. उन्होंने अपने प्रैक्टिकली भी लोगों को दिखाया कि भाई वो गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, तो मस्जिद भी जा रहे हैं, तो टेंपल भी जा रहे हैं, तो चर्च भी जा रहे हैं. इस दफ़ा की जो मार्क कार्नी है जो आप लोगों के वज़ीर आज़म होंगे, उनका और लिबरल पार्टी का अब इस मरतबा की गवर्नमेंट के लिए क्या मिशन स्टेटमेंट है? हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि हमने अपने कनाडा को प्रोटेक्ट करना है एंड इसको इकट्ठा रखना है.
So we are trying very hard, and Prime Minister Mark Carney, कि वो सारे हमारे जो provinces हैं उनको इकट्ठा रखें. So we're building trade agreements between all the provinces, and हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम diversify कर सकते हैं अपनी trade उसको diversify करें, and by engaging with countries like Pakistan as well. बिल्कुल सही है जी। और एनी स्पेशल मैसेज फॉर पाकिस्तानीज जो आपको सुन रहे हैं या जो आपको यहाँ पर वेलकम करना चाह रहे हैं? I just want to say thank you. Shukr, alhamdulillah. I'm a very, very proud Pakistani and a Canadian, and हमारी जो Pakistani community है, it is one of the most beautiful, most welcoming, most generous communities in the world, and I am very, very appreciative of all the help and the support and the love that they show me, and I look forward to working for them and serving them in our Canadian Parliament. नहीं, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर कि आपने हमें भी ज्वाइन किया प्रोग्राम पे। और ये भी बताइए इकरा कि पाकिस्तान आने का क्या प्लान है और कब आएंगी पाकिस्तान, सो दैट वी आल्सो वेलकम यू इन आवर स्टूडियोज। मैं 2023 में आई थी मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ फ्लड्स के सिलसिले में। We provided $78 million to Pakistan for flood relief. अभी इंशाल्लाह देखते हैं कैसा, अभी थोड़ी सी गर्मी खत्म हो जाए, मे बी सर्दियों में थोड़ी सी ठंडी हवा खा के आएंगे पाकिस्तान। गर्मी भी खत्म हो जाए, आप लोग सेटल इन हो जाएं, लेकिन आप तो खैर आपको सेटलिंग इन की जरूरत नहीं है कि वो टाइम आपको चाहिए हो। यू आर अ फोर्थ टाइमर, सो आपको तो पहले ही पता है क्या होना है आगे, व्हाट इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट, एक मरतबा फिर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लोगों के लिए, हल्के के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि जिन्होंने आपको वोट किया। इसी के साथ नाजरीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।